प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज लिलीपुट अपने पर्सनल काम का वीडियो क्लिप क्यों दिखा रहा है। नहीं भाइयों, मैं अपने पर्सनल काम का वीडियो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है जिससे होकर गुजरना पड़ता है उन तक पहुँचने के लिए जो हमारे दिल में रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनसे ही करवाने जा रहे हैं जो मेरी नज़र में यानी लिलीपुट की नज़र में देवता हैं, फरिश्ता हैं। ये उनके दुश्मन जो कमी होंगे शायद मानने को तैयार न हो, लेकिन उन्हें इतना तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि आज ऐसे दौर में जब इंसान जानवर होता जा रहा है, मेरा भाई एक मुकम्मल इंसान है। इस धरती का पहला शत्रु, जिसे सब शत्रु भैया कहते हैं, क्योंकि वो बेईमानी का शत्रु है, बुराई का शत्रु है, झूठ का शत्रु है, यानी हम सब का शत्रुघ्न सिन्हा। तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूं। दोस्तों, मुझसे अक्सर पूछा जाता रहा है ये सवाल कि कभी चिट्ठियों के जरिया और कभी फेस टू फेस कि भाई इस बिहारी बाबू प्रोग्राम में असली बिहारी बाबू कहाँ हैं। तो ये एक ऐसा जेन्युइन सवाल था जिसका जवाब हम बिहारी बाबू को इस प्रोग्राम में लाकर ही दे सकते थे। तो इसीलिए आज इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद आए हैं बिहारी बाबू। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। जानता हूं कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। श्याम कहाँ है? वो तो पिट्टो को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, भैया। सबसे पहले जो है ये देख के आप घबरा मत जाइएगा, ये है मेरी तरफ से, लिलीपुट की तरफ से आपके प्रति प्रेम का फूल। ये है हम सुलझा देंगे, श्रद्धा के फूल, ये आदर के फूल, और ये भावी मंत्री के लिए पुष्प, और ये मेरे तरफ से बिहारी बाबू की तरफ से संजीव बिहारी की बाबू तरफ। को फूल। थैंक यू। भैया अभी हम लोग बैठ के बातें करेंगे। भैया सबसे पहले तो इस नई बागडोर को संभालने की जिम्मेदारी की बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। अच्छा हुआ मैंने पहले सिगरेट छोड़ दी 5 साल पहले, नहीं तो अभी मेरा क्या होता। वैसे आपने भी तो सिगरेट बहुत पी है। हाँ, पहले मैं सिगरेट पीता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि सिगरेट तंबाकू बहुत ही हानिकारक है जीवन के लिए और समाज के लिए भी, इसलिए मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि मैं तो एंटी टोबैको और एंटी स्मोकिंग कैंपेन भी करता हूँ। नशीली दवाइयों, नशीली पदार्थों के खिलाफ अभियान भी चलाता हूँ। मैं लोगों को कोशिश करता हूँ समझाने की, बताने की कि इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, मनुष्य कमजोर होता है। साहबान, दुनिया में हर 40 सेकंड में एक आदमी की मृत्यु होती है तंबाकू की वजह से, और हिंदुस्तान में हर 40 सेकंड पे, और दुनिया में हर 10 सेकंड में एक आदमी अपने पूरे परिवार को बिलखता हुआ छोड़ के चला जाता है तंबाकू यानी सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा, इन सब चीज़ों की वजह से। हिंदुस्तान में करीब 7-8 लाख लोग हर साल मरते हैं तंबाकू की कुप्रभाव की वजह से। ये भी बहुत लोगों का मानना है कि आने वाले 20 सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत जो होगी वो सुसाइड से या एक्सीडेंट से या हृदय रोग के दौरा से
या एड्स से नहीं होगी, बल्कि सबसे ज़्यादा मौत होगी तंबाकू के कुप्रभाव की वजह से, जिसमें ओरल कैंसर भी है, लंग कैंसर भी है, उसमें फेफड़े की बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। और आजकल तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी कुछ इसके शिकार होते जा रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है, और मैं खुद जब इस मामले में प्रयत्नशील हूँ तो अच्छी बात तो यही होती जो मैंने की कि खुद सिगरेट और तंबाकू से बहुत दूर आ गया। एक बुजुर्ग थे जिनकी बातों में बड़ा असर हुआ करता था। तो एक साहब थे, उनका बच्चा जो था वो बहुत मीठा खाता था। हाँ। तो वो किस्सा मालूम है आपको? हाँ, तो वो कहा उन्होंने कि 1 महीने बाद आओ। हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा कि मीठा छोड़ दो बेटा, अच्छी बात नहीं है जी। तो उन्होंने कहा, उसके गार्डियन ने कहा अभिभावक लड़के के कि ये बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे, बिल्कुल। अभी क्यों कहा मीठा छोड़ दो, बुरी चीज़ है, आदत अच्छी नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बात दरअसल ये है कि 1 महीने पहले मैं कह नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद भी मीठा खाता था। बिल्कुल। अब मैंने मीठा छोड़ दिया। तो अब आपकी बातों का बहुत असर होगा लोगों पे, मुझे मैं ऐसा कोशिश तो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। जी। और खासकर आजकल छोटे छोटे बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे इसके शिकार होते जा रहे हैं। आप दुनिया में जितने ओरल कैंसर होते हैं उसका करीब 70% पेशेंट्स हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में जो 70% पेशेंट्स हैं उनमें करीब 90% पेशेंट जो हैं वो तंबाकू की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से, भिन्न भिन्न प्रकार के जर्दा की वजह से, गुटखा की वजह से ग्रस्त हैं और त्रस्त हैं। तो ये बड़ी बहुत ही खतरनाक स्थिति है, गंभीर स्थिति है। इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते और ज़ोर शोर से कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि लोग आपकी बात सुनेंगे और सिगरेट छोड़ेंगे। पहले तुम तो सुनो। मैंने तो छोड़े, 5 साल पहले छोड़ दिया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दर्शकों आपको ये बता दूं कि बिहारी बाबू जो नाम है इस प्रोग्राम का वो भैया का दिया हुआ है, और इसीलिए भैया से जो सवाल मेरा है वो सबसे पहला प्रश्न यही है कि जबकि आपने इस प्रोग्राम का टाइटल दिया, आपने खुद इस प्रोग्राम में आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? हाँ, ये लिलीपुट जो तुमने सवाल किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल बिहार में भी किया, खास कर कि आप खुद बिहारी बाबू और टाइटल बिहारी बाबू है और बिहारी बाबू के दर्शन आज तक नहीं हुए, आप आज तक आए कैसे नहीं बिहारी बाबू कार्यक्रम में। वो इसकी एक ख़ास वजह ये भी थी, मैं चाहता था कि पहले ये मामला कुछ गर्म हो जाए। मैं चाहता था कि पहले आप लोग खूब आगे तैयारियों के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ जाएं और फिर थोड़ी तैयारी हो जाए, समझदारी हो जाए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम में आए। और अगर पहले रील में ही अगर आपने क्लाइमेक्स डाल दिया तो बाकी पिक्चर कौन देखेगा? तो ये जो क्लाइमेक्स में आना ही बेहतर था, इसलिए मैं बहुत बाद में आया। ये आपने बहुत सही किया, क्योंकि आपको लाने के लिए हम लोग जो है बहुत 50 हफ्तों से जो है कोशिश कर रहे थे कि आप इम्प्रेस हो जाएं, आप इम्प्रेस हो जाएं। मैं हूँ बहुत हूँ। और बात दरअसल ये है कि ये भी तो लोग कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। साहबान, मेरे देर से आने के कारण जो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि भैया का ओरिजिनल जो नेटिव प्लेस है वो मेरा गया है। तो भैया ये बताइए कि आपका जन्म गया में हुआ या पटना में हुआ? नहीं, गया मेरी पैतृक भूमि है, इसलिए गया से मुझे बहुत ही लगाव है। मेरा जन्म पटना में हुआ, कदम कुआं में। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे दादाजी, ये तमाम लोग गया से आए। अच्छा। माड़नपुर, ब्रह्मजूनी पहाड़ के पास। ब्रह्मजूनी पहाड़ तो हम बहुत खूबसूरत गांव, यानी आप कह सकते हैं कि मेरी नज़रों में तो दुनिया का सबसे सुंदर गांव वही है। मेरा बहुत बचपन वहाँ गुजरा है और आज भी मुझे सपने आते हैं तो ब्रह्मजूनी पहाड़ के और माड़नपुर गांव के, और ख़ासकर वो जो मकान या हवेली, वो जो घर, पुश्तैनी घर, वो उसके सपने आते हैं। उसके सामने जो खेत है, सामने नदी है, चारों तरफ पहाड़ हैं, उसके बहुत अच्छे सपने आते हैं। और मुझे बड़ी हमेशा आज भी कोशिश होती है कि ख्वाहिश रहती है कि वहाँ जाऊँ या वहाँ एक मकान बनवाऊँ, वहाँ एक घर बनाऊँ। मुझे वो बहुत पसंद है, चूँकि मेरी पैतृक भूमि और बचपन में बहुत ज़्यादा रहा।
और बचपन में तो मैं छलांग मार के माड़नपुर से दौड़ता 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 सीधा ब्रह्मयोनी पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता था। अब शायद ऐसा ना कर पाऊँ। मैं भी स्कूल राजेंद्र विद्यालय जब जाता था तो उधर से ही होके जाया करता था ब्रह्मजोनी पहाड़, और स्कूल बंक करके ब्रह्मजोनी पहाड़ जाते थे हम लोग। बैर माड़नपुर का मकान खता गांव के शुरुआत में ही दाहिनी और बहुत जबरदस्त इमली के पेड़ वगैरह, बहुत सारे। तो वहाँ हम लोग जाया करते थे, इमली तोड़ा करते थे। बहुत अच्छा। मुझे तो कहा ना, दुनिया का सबसे सुंदर गांव मुझे माड़नपुर ही लगता है। बचपन में आप कितने शरीर थे? थोड़ा शरीर थे, बहुत शरीर थे, कितना थे? बहुत शरीर था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि बहुत शरारती था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बदमाश नहीं था। कई लोगों का ये ख्याल है और तरह तरह की गाथाएं बन जाती हैं, कुछ कहानियां बना लेते हैं कि मैं बड़ा बदमाश था और चाहे गुंडा था या चाकू लेके। कैसे कैसे कहानी मैं खुद सुनता रहा हूँ। मैंने चाकू तो पहली बार पकड़ा है जीवन में जब मैं फिल्मों में आ गया। जब मैं फिल्मों में विलन का रोल करता था तब पहली बार चाकू पकड़ा। ये भी नहीं पता था कैसे पकड़ते हैं। ये डेयरिंग तो बहुत थे शुरू से और बहुत शरारती थे। लेकिन हाँ, शरारती बहुत था, और शरारती से ज्यादा मैं कहूँगा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी बड़ी जबरदस्त पूंजी थी। और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से कई लोगों की नज़रों में दिखाई पड़ता था कि बहुत अंदर मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो इसलिए कि बहुत लोग आसपास खड़े होते थे, हंसना किसी अच्छा नहीं लगता। एक आनंद का वातावरण, एक सुख का वातावरण, एक खुशी का वातावरण, ये मेरे इर्द गिर्द होता था। और बहुत भीड़ होती थी और लोगों में एक लीडरशिप दिखाई पड़ती थी मेरी, इसलिए कि लोग मेरे इर्द गिर्द रहते थे हमेशा। और सॉन्ग बहुत रचता था शरारत में, बहुत लोगों की आवाज़ नकल करता था, और बहुत लोगों की अदायगी, हरकतें, और तरह तरह की हरकतें करता था क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में। क्या हुआ अमर? चक्कर आ गया। वही चक्कर जो एक दिन मेरे जाने के गम में तुम्हें आया था, वही चक्कर आज मुझे अपने वापस आने की खुशी में आ गया। छठे क्लास में था तो मैट्रिक क्लास में जाकर डांस करके आ गया और टेबल पर खड़ा होके डांट पड़ी। बड़े भाई जो डॉक्टर राम सिन्हा इस वक्त अमेरिका में है, उनके क्लास में हरकत करके आ गया। कॉलेज में था तो क्या क्या नहीं करता था। वो एक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पीछे दूसरा ब्लैक बोर्ड, किसी का सड़ा हुआ जूता है, दोनों ब्लैक बोर्ड के बीच में डाल दिया। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड हटा और दूसरा ब्लैक बोर्ड आया तो मुंह के सामने ही जूता आ गया। और या किसी लड़के को फंसाना होता था तो मैं ही उसको एक थप्पड़ मार देता था या उसको चिकोटी काटता था, और मैं ही पोकर फेस बना के शिक्षक के पास जाता था कि सर देखिए मुझे मारा उसने। मैं रोना भी शुरू कर देता था कि इसने मुझे तंग किया, अगर उससे बदला लेना होता था तो। अब वो चीख चीख कर रहा है, कहता था कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन शिक्षक जब मेरी शक्ल देखते थे उनको तरस आता था कि नहीं बेचारा ठीक कह रहा है, इसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, इसलिए उस लड़के को सजा मिल जाती थी या उसे बाहर निकाल दिया जाता था। शत्रुघ्न जी बचपन में डटखट जरूर थे, लेकिन इरादा के पक्के थे, आज्ञाकारी थे और अनुशासित थे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, कॉलेज में लड़कियों में बहुत लोकप्रियता थी। ऐसा नहीं था कि मैं लड़कियों में लोकप्रिय नहीं, बहुत था, मुझे बहुत मानती थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई बदमाशी या गुंडागर्दी नहीं की। किसी का दुपट्टा नहीं छेड़ा मैंने, या किसी को रिक्शा पे मैंने नहीं छेड़ दिया। हाँ, कुछ मेरी ऐसी बातें होती थी, सेंस ऑफ ह्यूमर की ऐसी कुछ भाषा होती थी, लेकिन शुद्ध भाषा, अच्छी भाषा। गलत या मैं गाली का इस्तेमाल तो आज भी नहीं करता हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं करता था। तो कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, एक ह्यूमर था, वो चलता था, तो मुझे बहुत पसंद करती थी। वही था कि उनको लगता था लड़का गंभीर नहीं है, बस शायद मैं उस समय कृष्ण कन्हैया का रोल भी कर सकता था, लेकिन उन्हें लगता था कि तो गंभीर नहीं है, बस अभी इधर बोल रहा है फिर यही बात उधर बोल रहा है। सो इसकी तो वो समस्या है कि या तो सबका है या किसी का नहीं है।
होगी दुख ना जुदाई की मार जैसा। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि भैया के साथ ये मुलाकात 1-2 हफ्ते की बात है। ये तो हमारी गुफ्तगू लंबी चलेगी और इतनी जल्दी ख़त्म होने की संभावना तो है नहीं, और हम चाहेंगे भी नहीं कि इतनी जल्दी। तो इस मुलाकात को हम अगले हफ्ते के लिए आगे बढ़ाते हैं भैया की इजाज़त से। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इसी के साथ हम आपके लिए और भी नई वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।